वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे के लिए तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। दौरे की दावत तुर्कमानिस्तान के सदर ने दी। हिंदुस्तान के पानी को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नरेंद्र मोदी ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे डाली। मजहब की जबरी तब्दीली पर कानून की मंजूरी। सिंध असम्बली में अक़लियती बिल 2016 कसरते राय से मंजूर। जबरी मजहब की तब्दीली और मुआवनत पर 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। खसूसी अदालतें भी कायम करने का फैसला। कैडेट कॉलेज में तालिबे इल्म तशद्दुद से माजूर। मेडिकल बोर्ड ने इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट तैयार कर ली। मोहम्मद अहमद को जिना अस्पताल दाखिल करा दिया गया। संगदिल टीचर ने मासूम अरूज फातिमा पर ताकत के खूब जौहर दिखाए। पहली क्लास की स्टूडेंट को सर के बालों से इतनी जोर से खींचा कि सर के बाल जड़ों से उखड़ गए। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से पाए जाने वाले सख्त गिर रुझानात पर गौर करने के लिए एक दावते फिक्र भी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। 2 रोज़ा दौरे पर वो तुर्कमानिस्तान में मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, LOC की भी टेंशन ख़त्म हो गई है और अब वो अपनी मज़ीद जो बातें हैं या मज़ीद जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए तुर्कमानिस्तान पर गए हैं। तो यहाँ पर घर का तो कहते हैं ना, अगर अंजुम साहब हालात देखें तो सब कुछ बिगड़ा ही हुआ है और आप इस टाइम पर इस किस्म के दौरे करते हैं, ये इसका क्या मतलब होता है? ये क्या डिप्लोमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं? आपने ठीक कहा कि कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल इतनी गर्म है कि जंग की बातें हो रही हैं और दोनों जानिब से जो है वो जंग की धमकियों तक बात पहुंची हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो मोदी साहब का, अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा, अगर वो चला सकते हैं कि जो धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, बिल्कुल, कि मोदी साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अच्छा, अब मोदी साहब का ये कहना कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये पाकिस्तान को जंग की धमकी से बड़ी धमकी है। और पाकिस्तान का पानी बंद करना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से। चले, अगर आप इजाजत दें हम सुन भी लेते हैं मोदी साहब क्या कह रहे हैं। जरा चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, रफी। जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके जी ये अब देखिए कि वो कह रहे हैं कि वो बूंद बूंद पानी रोक करके पंजाब को देंगे, भी इन्होंने पूरा नहीं चलाया। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में फिर दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़ा फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने, वो है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नया चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जो है उन्हें नामजद करना है। चीफ ऑफ आर्मी चीफ जो है, जो 5 सीनियर जर्नल हैं, एक नया नाम शामिल हुआ है। पहले तो नाम थे जुबैर हयात के सीनियर मोस्ट, उसके बाद अशफाक नदीम, उसके बाद जावेद इकबाल रमदे और चौथे थे कमर जावेद बाजवा। और अब 5वां नाम जो है वो गुजरांवाला के कोर कमांडर जो है वो जनरल इकरामुल हक का नाम भी शामिल हो गया। तो अब इन 5 में से जो है 2 अफराद को। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सरेआम इस किस्म की जो हमें धमकियां दी जा रही हैं, और ऐसा नहीं, उन्होंने पिछली दफा भी ये काम किया था, आपको याद है, हमारा उन्होंने पानी बंद करने की कोशिश की थी तो चाइना ने पीछे से फोर्स किया था और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो बंद कर दिया था। मसलन ये कहते हैं कि इंडिया का पानी कहाँ से आ गया? भाई आपके अब्बू का पानी है, पानी हमारा राइट है इसके ऊपर, ये हमारा फितरी पानी है, हमारा नेचुरल पानी है। अच्छा, अब देखिए इस पूरी सूरत हाल के अंदर मियां नवाज शरीफ ने अचानक जो है तुर्कमेनिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब तुर्कमेनिस्तान जाना, ये 2 बातें नजर आती हैं। एक तो ये है कि जब यहाँ नवाज शरीफ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो वो प्रेशर से और टेंशन से रिलीव लेने के लिए जो है वो टेंशन से पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और ये वैसे अगर इससे टेंशन दूर होती है तो ये एक अच्छा तरीका भी है, लेकिन ये एक गलत तरीका भी है कि टेंशन और जो मुश्किल हो उसको वहां खड़े होकर उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि आप जब सूरत हाल से बाहर निकल जाते हैं तो आप मुमकिन है टेंशन से बाहर चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी टेंशन कम हो जाती है, लेकिन मुल्क के लिए जो हालात की टेंशन है वो कम नहीं होती। वज़ीर दाखिला आपके बाहर हैं, ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर भी बाहर जा चुके हैं और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से है नहीं है, और बाकी जो आपके बचते हैं वज़ीर दिफा वो तो खैर। लेकिन तुर्कमेनिस्तान जाना वज़ीर आज़म का, इसकी इम्पोर्टेंस भी जो है वो है। अच्छा, हमारे साथ पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी कर साहब हैं। हिना साहबा से हम एक तो उनको वेलकम कहते हैं
اور ان سے اور جو سب سے پہلا سوال اسے ہم کرنا چاہیں گے کہ ہنا ربانی، آپ نے کل پرسوں کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، کنٹرول لائن پہ بھی ناکامی ہو گئی ہے، کشمیر پہ بھی ناکامی ہو گئی ہے. آپ کیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ناکام کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں کیا آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن نظر آنا چاہیے. تو آپ تو مجھ سے لمبی ڈبیٹ کریں نا، آئی ڈونٹ تھنک آپ پورے ڈبیٹ میں جانا چاہتے ہیں. اور وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن، جیسے اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمارے دور میں کیا تھا، وہ تھا ریجنل پیوٹ. ہم ریجن کے ہر ملک کو، بے شک وہ ایران ہو جس کے اوپر سینکشنز اس وقت لگی ہوئی تھی، ہم ان کے ساتھ تک کرنسی سواپ کر رہے تھے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن آ کے لے کے جا رہے تھے. ہم افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ پیس نیگوسیشن میں پہل قدم کر رہے تھے. انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے کافی حد تک نارملائزیشن کرنے کی کوشش کی. اب اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ریجن میں ہم ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور جہاں تک ایل او سی اور کشمیر کا ایشو ہے، اس وقت دیکھیں، اس وقت پاکستان کے پاس جو آپشن نمبر 1 ہے، آپ کے پاس 3 آپشن ہوتی ہیں. سب سے پہلی آپشن ہے ڈپلومیٹک پریشر. ایک کامیاب فورن پالیسی اس وقت ہوتی، فورن پالیسی نہیں، انڈیا پالیسی ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ. پرائم منسٹر مودی نے کوئی اب ہمارے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑ دی کہ ہم ڈاؤٹ کر سکیں ان کی انٹینشنز. وہ ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر کی طرح ابھر آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اپنا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس وقت ہمیں ایک ڈپلومیٹک پریشر، کیا ہم اس میں سکسیسفل ہوئے؟ جہاں پہ جینوسائیڈ کشمیر میں اس درجے کی ہو رہی ہے. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھی تھی دا ہندو میں، جو ایک کسی فرینچ جرنلسٹ نے لکھا ہے، اور اس نے یہی بات کی ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن ہو گئی ہے انڈیا کے اندر ویزا ویز دا کشمیر جینوسائیڈ اینڈ کشمیر میں جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے وہاں سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے سچویشن، آپ نے دیکھا پہلے اری ہوا، اور اب جو ایل او سی میں لگاتار ایک کے بعد دوسرے انسیڈنٹس، ہمارے سولجرز شہید کیے جا رہے ہیں، بسز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو کیا اس کے اوپر انڈیا کو کوئی انٹرنیشنل پریشر فیل ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان کی ایک افیکٹو پالیسی ہوتی، بجائے اس کے کہ آپ 22 لوگ پورے ملکوں کے کیپٹل میں بھیج دیں، آپ ایک وزیر خارجہ تو پہلے قائم کر دیں. مطلب ایک نامینیٹ. اتنے سال کیوں لگ گئے ہنا صاحبہ؟ آپ کیا دیکھتی ہیں، کیا ریزن ہے؟ مثلا وزیر خارجہ چوز کرنا یا سلیکٹ کرنا اتنا مشکل ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں جی، میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ لیک آف ول اور کیرلیسنس جس کو کہتے ہیں، مطلب آپ نے بیسکلی گورننس کو اتنا نان سیریسلی لیا ہوا ہے کہ ون آف دا 3 موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کیا ہوتے ہیں؟ انٹیریئر، فائنانس اینڈ فارن منسٹری، جس آرڈر میں بھی آپ دیکھنا چاہیں. تو اگر آپ اتنے کیرلیس بہیویئر ہے کہ آپ ایک وزیر خارجہ، جبکہ یقیناً دیکھیں ہر وقت مشکلات رہتی ہیں. ہم نے سلالہ کا مقابلہ کیا، ہم نے ایبٹ آباد میں اٹیک ہوا، ریڈ ہوا، اسامہ بن لادن پاکستان کے سوئل سے پکڑا گیا. یہ ساری چیزیں بہت مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اس وقت جو ایک سچویشن، ایک انٹرنیشنل پاور پلے چل رہا ہے، انٹرنیشنلی آپ دیکھیں پوری دنیا میں. اچھا ہنا صاحب، جو بھارت کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں روس کا رویہ، امریکہ کا رویہ، چائنا کا رویہ، یورپ کا رویہ، وہ تو فکس ہے. اس کو کیسے تبدیل کریں ہم؟ وہ تو اس کا بھارت کا سائز ہے، اس کی اکانومی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ریئلسٹک ہوتے ہیں نا، کیونکہ کئی لوگ تو پاکستان میں ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ریئلسٹکلی صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہماری اس وقت ایک افیکٹو فورن پالیسی چل رہی ہوتی ویزا ویز انڈیا، تو ان کے اوپر اوورٹ پریشر نہ ڈلتا. امریکہ شاید ان کو بڑے بڑے لیکچرز نہ دیتا جیسے امریکہ ہمیں دیتا ہے، یا روس بھی ان کو، لیکن انٹرنل اندر مطلب بیہائنڈ کلوز ڈورز یقیناً ان کے اوپر ایک پریشر پڑا ہوتا کہ یہ آپ یہ نارملائز کریں، آپ یہ جینوسائڈ کریں ہیں، آپ یہ اس طریقے میں مت جائیں. یہ ہم کرتے رہے ہیں. ہم کیا مطلب ساری حکومتیں پاکستان میں کرتی رہی ہیں، افیکٹولی کرتی رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو کشمیر کے اندر جینوسائڈ کا عالم ہے، یا ہیومن اٹراسٹیز کا عالم ہے، یا ہیومن رائٹس ابیوز اور فلینگ آف انٹرنیشنل لا کا عالم ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایون گیون انڈیاز ٹریک ریکارڈ. اور اس کے اوپر اداریہ لکھے جا رہے ہیں فورن پریس کے اندر. اس طرح کی سچویشن پچھلے 20 سالوں میں نہیں آئی. اچھا ہنا صاحب، جو کل ہمارے یہاں وزیر خارجہ آئے ہیں برطانیہ کے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ہم نے ایک بہتر سٹیپ لیا ہے، اور وزیر خارجہ نے کنٹرول لائن کو سافٹ کرنے کی بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وائلیشن کم کی جائے؟ جی بالکل، دیکھیں انہوں نے بالکل یہ اسٹیٹمنٹ دی. بٹ اس وقت آپ کا جو ہمارے یو کے ساتھ نارملی ٹائز رہے ہیں، اس میں ہم نے ان کو آلویز ایز اے ویری ویری افیکٹو میڈیم پایا ہے.
اور ہم نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہوئے, بیکاز یو کے کی انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان اینڈ دس ریجن, پوری ریجن کے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ڈیپر ہے بیکاز آف دا ہسٹری. ہم سارے جانتے ہیں یو کے سمجھتا ہے اس ریجن کو, ہمارے نیبرز کو, ہمیں کافی اور ملکوں سے زیادہ سمجھتا ہے. تو ان کو تو انگیج کر کے ان کے تھرو بھی آپ پریشر ڈال سکتے ہیں. ہم یہاں پر انڈین ڈپلومیٹس کو بلا رہے ہیں, انہیں ہم ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں, پھر ہم ڈوزیئرز بھی بھیج رہے ہیں, پھر ملیحہ لودھی صاحبہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ سفارتی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کم کی جا رہی ہیں؟ ایسا جی آپ صرف ایک ہوتا ہے نا ایکشن کرنا اور اس کو اسٹیٹ کر دینا, پبلک پالیسی ڈومین میں لے آنا, اور پھر ہمارا حق بنتا ہے سویلینز آف پاکستان کہ ہم یہ پوچھیں کہ ان کے اوپر ریئیکشن کیا ہوا دنیا کا. ڈوزیئر دیے گئے, میرا سب سے بڑا سوال ہے آپ نے کیوں اس ملک کو امبیرس کیا ڈوزیئر دے کے, اگر آپ نے اس میں سے کچھ نکال نہیں سکے؟ کیا یو این سیکرٹری جنرل نے ڈوزیئر کا کبھی اپنی کسی اسپیچ میں کہیں پہ ریفلیکٹ کیا, کیا اسے مینشن کیا؟ جو پریزیڈنٹ اوباما کو ڈوزیئر دیے گئے ان کے اوپر کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا وائٹ ہاؤس نے کبھی ریفلیکٹ کیا یا کہا کہ ہم نے کس کو ٹیک اپ کیا ہے؟ تو یہ تو آپ امبیرس کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈوزیئر بنانے کی کمپیٹنسی نہیں تھی؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو افیکٹولی یوز کرنے کی, مجھے نہیں پتا ان ڈوزیئر کی کوالٹی کیا تھی, لیکن یقیناً اس کو افیکٹولی یوز کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہاں پہ نہیں نظر آ رہی. دس از ون آف دا ویکسٹ ٹائمس, ویکسٹ پاسبل مومنٹس جس طرح فورن آفس کو مطلب نہ استعمال کیا جا رہا ہے, بیکاز دیکھیں انسٹیٹیوشنلی. ایک سیکنڈ حنا صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وزیر خارجہ پرائم منسٹر خود کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ وہ سول اور ملٹری جو تعلقات ہیں اس میں بیلنس کی خرابی کی وجہ سے, یا کوئی اور وجہ کی وزیر اعظم کیوں چاہتے ہیں؟ بہت ہی لیم ایکسکیوز ہوگا, اور مجھے نے ابھی ریسنٹلی سنا ہے کہ کہیں پرائم منسٹر صاحب کو کمپیئر کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو سے, اور یہ کہا گیا ہے, تو یہ تو ایک لافنگ میٹر ہو جائے گا نا جی, کیونکہ وہ ایک ایسے ان کی ہسٹری تھی آف ہز پرفارمنس ایز فارن منسٹر کہ اگر وہ اپنے پاس کوئی پورٹ فولیو رکھتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک اور ریشنلٹی نظر آتی ہے. یہاں پہ تو آپ کو بیسٹ پاسبل ایکسپرٹس لے کے آنے چاہیے فارن آفس کے اندر, جو ہم نے رکھے تھے. ہم نے اپنے پولیٹیکل آبویسلی وہاں پہ ہیڈ تھے, لیکن ہم نے ایکسپرٹس بھی, انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس. اچھا حنا صاحب, آپ ہمیں بتائیں, پورے لوگ سن رہے ہیں آپ کو, کہ آج جو ایل او سی پہ اتنا زیادہ ٹینشن ہے اور اتنی زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے, ہمارے 7 جوان ایک دفعہ مارے گئے, شہید ہوئے, اور 3 فوجی جو ہے آفیسر ابھی پرسوں شہید ہوئے, اور مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے اس اور جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کہیں جنگ کی طرف نہ چلے جائیں. اس جنگ کی صورتحال کو ٹالنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ فوری طور پہ کیا کریں؟ دیکھیں, 2 چیزیں. ایک افیکٹو ڈپلومیٹک پریشر, یہ 22 لوگوں کے جن کو جنگ کے ٹرپس کہتے ہیں ان کو بھیجنا ملکوں میں اور ان سے کچھ بھی حاصل نہ کرنا, اس طرح کی نہیں, بٹ افیکٹو ڈپلومیسی کے تھرو ڈپلومیٹک پریشر تھرو ادر کنٹریز, یہ ایک بہت افیکٹو ٹول ہوتا ہے. ہم نے سلالہ میں اس کو استعمال کیا اور ہمیں اس سے ریزلٹس ملے. ایک ایسا ملک امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہم نے ان سم ویز اس وقت پنگا لے لیا, اور ہم نے کہا کہ جب تک آپ اپولوجائز نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چلیں گے. کئی ملکوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا, ان کے ڈیفینس سیکرٹری یہ کہہ چکے تھے کہ ہم پاکستان کو اپولوجی نہیں دیں گے, پھر بھی یو ایس کو اپنی پوزیشن ریورس کرنی پڑی. تو سب سے پہلے ڈپلومیٹک پریشر. دوسری طرف آپ ان کے ساتھ بیک چینل سے ابھی تک یا چینلز استعمال کر کے انگیج کر کے ان کو ڈائیلاگ کی طرف قاضی. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے, کیونکہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ ہارٹ آف ایشیا میں جا رہے ہیں اور بیک چینل ڈپلومیسی کے بغیر آپ جا نہیں سکتے؟ دیکھیں, نہیں, آئی تھنک ہارٹ آف ایشیا کو آپ بائی لیٹرل ٹائز کے ساتھ بالکل بھی ریلیٹ نہیں کریں, اور میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی, اور بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے یہ غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان ہوتے ہوئے کبھی بھی یہ امپریشن نہیں دے سکتے کہ آپ افغانستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. بے شک وہ نیو دہلی میں ہو, بے شک وہ امرتسر میں ہو, بے شک وہ گوا میں ہو, بے شک وہ ٹمبکٹو میں ہو. بہت بہت شکریہ. حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, لیکن ایک وقت ہوا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کا, لیکن میں چاہوں صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کر دیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے ایشو؟ دیکھیں, حنا ربانی کھر بلا شبہ پاکستان کی ایک بڑی شاندار وزیر خارجہ ہیں اور رہی ہیں, سابق ہیں, اور وہ اب بھی پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں, اور ان کی نظر بالکل درست ہے کہ جو لائن آف کنٹرول پہ جس قدر صورتحال ہاٹ ہو گئی ہے, اور کشمیر پہ جس طرح سے وائلیشن کی ہے انڈیا نے, 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہاں ہلاک کر دیا, شہید کر دیا, سڑکوں پہ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم جس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ناظرین اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमारे साथ हिना रब्बानी खर साहिबा मौजूद थी और अब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, हैंड ओवर टू यू। देखिए, पाकिस्तान के शानदार वजीर खारजा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और अब भी माशाल्लाह सिर्फ खारजा अमूर में नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी वो बहुत बड़े जादूगर साबित होते हैं और एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के, हमारी शान है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आज जो पाकिस्तान पे सूरत हाल मौजूद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसा बाज़ दफ़ा शक होने लगता है कि कहीं जंग ना हो जाए, इस सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगे और इसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाए? देखिए, डिफ्यूज करने के लिए तो पहले आपके पास कोई हिकमत अमली होनी चाहिए, जो कि मुझे मौजूदा हुकूमत के पास दिखाई नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब की लाइन जो है वो अच्छा। अंजुम साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे ये बताएं कि अभी हिना साहबा कह रही थी कि फॉरेन मिनिस्टर आ जाए। नो डाउट ऐसा ही है, क्योंकि आपका काम पहले ही होता है, आप यहाँ के अपनी कैबिनेट और अपने मिनिस्टरों को पूरा करें। लेकिन मसला ये, अक्सर जो नाकदीन है वो मियाँ साहब के बारे में ये बताते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं है। अगर फॉरेन मिनिस्टर आ भी जाता है तो पॉलिसीज तो पीछे से ही आएंगी ना, तो मतलब हमें क्या, आम बंदे को क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एक फॉरेन मिनिस्टर पे लोग इसलिए जोर दे रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जो है एक फुल टाइम जॉब है, और फुल टाइम जॉब के साथ जो है वो एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असेंबली के अंदर भी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनली भी है। और फिर फॉरेन ऑफिस जो है वो भी उसको अपने हेड को जो है, जब एक लाइव एक जिंदा हेड को देखता है जो 24 घंटे जो है वो फॉरेन ऑफिस को दे रहा है, तो उसकी सूरत हाल में फ़र्क आ जाता है। और अब देखिए ना कि आज वज़ीर आज़म जो है वो तुर्कमेनिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा भी, इसका मतलब अगर वो हैं भी और कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी उनकी अपने वजारत उज़्मा से कुछ टाइम निकालते नहीं हैं, तो वो टाइम भी ख़त्म हो गया। और अब तुर्कमेनिस्तान जाना जो है वो बहुत ज़्यादा कोई गलत भी नहीं है, इसलिए कि तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान का एक फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस है पायदार ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान के पास उसे एक लिवरेज हासिल है, उसे एक बर्तरी हासिल है कि पाकिस्तान जो है एक तरफ चीन के साथ जुड़ता है और दूसरी तरफ वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर रशिया और ताजिकिस्तान, ये सारे इलाकों को पाकिस्तान जोड़ता है। अच्छा, और ये जो इलाके हैं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये वो इलाके हैं जिनके पास समंदर नहीं है, और पाकिस्तान इन सब को जो है वो 2 समंदर दे सकता है, बहर हिंद भी और बहर अरब भी, वो एक ही समंदर है असल। और 2 पोर्ट है हमारे पास, एक कराची की पोर्ट है और एक हमारे पास जो है गवादर की पोर्ट है। चीन जो है, ये सी पैक जो है वो चीन का मंसूबा है, चीन का अपना माशी मॉडल है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें इतना बड़ा बेनिफिट आ गया है कि आज आप देखें। मुझे समझ आ गई आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमिंग डेज में और फ्यूचर में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये कि आज आपने देखा था कि लोग जो हैं, अवाम जो है वो भी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कश्मीर इशू और खासतौर पे LOC को लेके, कि वो भी बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं। जब लोग बाहर एहतजाज करते हैं, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक फेलियर भी है। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, कि हुकूमत की कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही, कोई उनके पास वाज़ेह स्ट्रैटेजी नहीं है, ना ही मौसर सफारतकारी की जा रही है कि भारत को जवाब दिया जाए। भारत तो अपने जो मकासद है वो चाह रहा है तवज्जो हटाना। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, वो उससे तवज्जो हटाना चाह रहा है। वो जो इस वक्त करेंसी क्राइसिस है, लोकसभा में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, एक पेंडेमोनियम की कैफियत है, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, तो वो पूरी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मरकूज करके सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई मौसर जवाब देने के लिए ना शख्सियत है ना हिकमत अमली है। अच्छा, नहीं कुरैशी साहब, जो जैसा कि आपने कहा कि यूपी में जो है वो मार्च में इलेक्शन है और इंडियन पंजाब में जो है वो फरवरी में इलेक्शन है, तो जो इलेक्शन के लिए वो इतनी बड़ी खुरेजी मोदी कर रहा है, वो हमारी डिप्लोमेसी से बाज आएगा आपके ख्याल में? क्योंकि उसकी तो जिंदगी मौत का मसला है, उसका तो वोट बैंक है। देखिए, डिप्लोमेसी की जरूरत इसलिए है कि दुनिया को ये बावर होना चाहिए कि 2 एटमी कुव्वतें हैं और एक दूसरे के करीब हैं, हमसाए हैं। ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है, जो कि खित्ते के लिए बहुत खतरनाक होगी। ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। सिर्फ भारत और पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा। इस वक्त जो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं वो भी बड़ी नाजुक है, वो मजीद बिगड़ सकती है। और वहाँ जो
अरबों इन्वेस्ट हुआ है और जो पूरी दुनिया की तवज्जो वहां हुई है, वो सब कुछ बिखर सकता है। तो ये मामला बहुत नाजुक है और दुनिया इससे गाफिल रह नहीं सकती। अच्छा मखदूम साहब, आप नहीं देखते कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से भी थोड़ा दूर हो गया है, यूरोप से भी थोड़ा दूर हो गया है, इवन बांग्लादेश से भी दूर है, श्रीलंका से भी दूर है, ये एक आइसोलेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हम कहीं? देखिए, वो तो हिंदुस्तान की तो कोशिश है कि वो आपको धकेले, आपको आइसोलेट करे, दुनिया से आपको जुदा करे। उनका नैरेटिव वो अपना सेल कर रहे हैं, वो अपना नुक्ता नजर बड़ी कामयाबी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका नुक्ता नजर दुनिया में मौसर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। 3.5 पौने 4 साल हो गए आप वजीर खारजा का इंतखाब नहीं कर सके। वजीर आजम की इतनी मसरूफियात होती हैं और पूरी हुकूमत की इस वक्त तवज्जो न लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, न पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर है, तवज्जो पैनामा केस पर है। पूरे वज़रा आप देखें, वो आपको असेंबली में नजर नहीं आएंगे, वहां कोरम पूरा नहीं होता, वो आपको सुप्रीम कोर्ट पे नजर आएंगे, वो बयान ब्याजी करते हुए नजर आएंगे, वो इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे। वो जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जो उनके कलमदान हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। वजीर दिफा जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देंगे, महाज पर दिखाई नहीं देंगे। अच्छा मखदूम साहब, आप इतने बड़े दानिश्वर हैं और पॉलिटिक्स को बहुत गहराई के साथ जानते हैं। आज लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात में बताएं, आप क्या देख रहे हैं कि ये वजह क्या है कि वजीर खारजा क्यों वो मुकर्रर नहीं करते? कुछ वजह तो इसकी है जिसका लाजमी कुछ पॉलिटिकल वजह है या टेक्निकल वजह है? देखिए, वजह तो ये है कि इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है ना, वो बड़ी पर्सनलाइज्ड है। वो चाहते हैं, हुक्मरान चाहते हैं हमारे ज़ाती ताल्लुकात। इनकी अप्रोच इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इनकी अप्रोच पर्सनल है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आपके सामने आ गया कि कतरी खत कहाँ से आते हैं। ये कतरी शहजादे आपके लिए, किसी और के लिए, मेरे लिए तो खत नहीं लिखेंगे ना। अच्छा कुरैशी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इस टेंस सूरत हाल के अंदर जो है वो हमारे वजीर आजम तुर्कमेनिस्तान चले गए? कुरैशी साहब पर जो है मैंने सवाल पूछा था कि इस वक्त वजीर आजम को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। खैर उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। हम अलीना जो स्टेटमेंट है वो जमात अली शाह साहब हमारे साथ है और जो पानी के हवाले से पाकिस्तान के मेरा ख्याल मायानाज पानी के एक्सपर्ट हैं। इनसे बड़ा एक्सपर्ट जो है वो पब्लिकली तो लोग नहीं जानते, शायद होंगे और भी आलिम, लेकिन जमात अली शाह बहुत बड़े स्कॉलर हैं पानी के। हम जमात अली शाह साहब से पूछेंगे। शाह साहब, एक तो आपको वेलकम कहते हैं, दूसरी बात ये कि हमें जरा ये बताइए कि मोदी का अभी हमने बयान चलाया है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, तो एक तो हमें बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का कितना पानी रोक सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी जो पानी रोकने की बात करते हैं, वो ज़ाहिर है कि उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो इन्वालेशन बनता है तो जाहिर है कि टीटी तो अलाइव है, टीटी को तो यूनिलेटरली कोई स्क्रैप नहीं कर सकता। जाहिर है पाकिस्तान ट्रीटी वायलेटिव प्रोजेक्ट पर वो ज़ाहिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जा सकता है, जो है ये हर जगह पर लोगों को ब्रीफ कर सकता है इसके बारे में। और ये जो स्लोगन आज बठिंडा में जो मोदी साहब का था, हाँ जी, ये अब दूसरी बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात जो की है। लेकिन अगर माइन्यूटली इसका जायजा लिया जाए, उन्होंने कहा है जी रावी सतलज ब्यास पर हमारा हक है, हम उसका एक एक कतरा यूज करेंगे। तो वो भला करें, वो तो सिंध तास मायदा में उनके पास है, पहले ही तीन दरिया उनको देकर अपने इलाका बंजर कर दिया है, जो करना था। तो ठीक है वो ना दें, लेकिन उनका ये कहना कि जी पाकिस्तान का पानी समुद्र में जाता है, ये उनका कहने का कोई हक नहीं है। उनका जेलम और चिनाब पे जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, आपको पता है कि उस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है। जेलम पे भी वो एक डैम बना रहे हैं, चिनाब पे भी वो बना रहे हैं। अगर वो वहां पर पानी के रिजर्वायर्स रखते हैं तो क्या आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात का सामना नहीं होगा? देखें जी, इंडिया हमारा एक दोस्त मुल्क नहीं है और उस पर जो है अब जैसे आदमी अगर उनके प्राइम मिनिस्टर हों तो खैर की तवक्को नहीं है। इसलिए मैं ये जो है ये बार बार कहता हूँ कि ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको अभी देखना है ये किस तरफ जा रही है, उसको प्रोएक्टिविटी इसमें लाने की जरूरत है। मौजूदा हालात में आपको लगता है इस गवर्नमेंट के होते हुए प्रोएक्टिविटी आएगी? डू यू थिंक सो मोदी साहब की? देखिए जी, ये नजर आए या ना आए, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। ठीक है। और जो मैं बात ये कहा था कि मोदी ने अगर ये कहा है कि पाकिस्तान का पानी समुद्र में जाता है तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए।
हम क्यों स्टोरेज डैम नहीं बना रहे? बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है, जो अब इन्होंने कहा है कि हम स्टोरेज डैम नहीं बना रहे, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मोदी साहब की जानिब से या इंडियन की गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो ये फैक्ट है कि ये हमारे ऊपर एक वाटर की वॉर होगी, जो कि किसी भी न्यूक वॉर पे या ये जो LOC पे हो रहा है इससे बहुत बड़ी वॉर होगी। फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ बात करूंगी मैं अपने हवाले से। बीइंग अ वुमन ये मैं बात करूंगी, जैसे कि हम सबको पता है कि आज जो इंटरनेशनल वुमेन वायलेंस डे है। अंजुम साहब आप बताएं, आप बीइंग अ मेल सोचते हैं कि पाकिस्तान में वाकई ख़वातीन के साथ या ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है? देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया जाता है और आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ मनाने का दिन है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में और जापान में बहुत हद तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है तशद्दुद जो है रुक चुका हुआ है और वहाँ पर इतने सख्त कवानीन हैं कि अगर किसी खातून के साथ तशद्दुद होता है तो फिर मुजरिम को उसकी सज़ा मिलती है और वो अपने अंजाम तक पहुँचता है। और इसलिए बहुत हद तक जो है तशद्दुद जो है यूरोप में कम हुआ है। उसकी वजह वहाँ के कवानीन है। पाकिस्तान का बताएं। और यूरोप की औरतें जो है बहुत इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान जो है ना, वो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन वो ममालिक जहाँ पर औरतों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है, शर्मनाक बात है, वो पाकिस्तान है। और औरतें भी इंसान हैं, ऐसी जैसा मैं इंसान हूँ, जैसी आप इंसान हैं, ऐसी औरतें इंसान होती हैं। और यहाँ पर जो औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो ज़्यादातर जो है वो आम तौर पर वो उसके अपने रिश्तेदार बनाते हैं। और पाकिस्तान तो वैसे तो मुसलमान, उसका बाप हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है और उसका शौहर भी हो सकता है। शौहर भी हो सकता है और उसके जो है वो अजीज हो सकते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान तो दुनिया में उन चंद ममालिक में जहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद होता है कि वो भी आज एक रिपोर्ट छपी है जिसमें 5000 पिछले साल औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात थे पूरी दुनिया में और उसमें 1000 वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के थे। ठीक। और अगर आपने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की देनी है तो आपको औरतों को, जो मुल्क की 50% आबादी है, उसको मर्दों के बराबर लाना होगा। जिस घर में एक रोटी आती है, अगर उस घर की औरत को भी आप एम्पावर्ड कर दें तो उसके घर में रोटियां 2 हो जाएंगी। मतलब सर, आप अपने वर्क प्लेस देखें, वहाँ पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कम है। आप अपने स्कूल देख लें, वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो कम जाती हैं। तो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम भी अपने कागज़ भी भर लेते हैं। मैं भी यहाँ आप और मैं बैठ के डिबेट कर लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो वो ठीक नहीं होती। 80% जो औरतें हैं वो मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं है, साइकोलॉजिकली किसी ना किसी वजह से इफेक्ट है। हमारा पाकिस्तानी मर्द जो है ये इनकी अक्सरियत जो है वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं। वो औरतों के साथ तशद्दुद करते हैं, दफ्तर के अंदर औरतों को निशाना बनाते हैं या सेक्सुअली हरास करते हैं या नफ्सियाती तौर पर उनको दबाव का शिकार बनाते हैं। ये और इसी वजह से देखें कि औरतें जो हैं वो ऑफिस में काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। औरतों का जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब देखें कि ज़हनी तौर पर जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है, लम्स है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का अगर आप रिजल्ट देखें तो औरतें जो हैं वो टॉप पे होती हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख लें, कराची का देख लें, लाहौर का देख लें, जो टॉप करती हैं करते हैं अपने इम्तहानात में, वो औरतें करती हैं। आप स्कूल मैट्रिक के इम्तहानात देख लें, औरतें टॉप करती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपनी जहानत के बावजूद मर्द की जो फिजिकल पावर है, वो जो गुंडागर्दी है, उसकी वजह से उसको आगे नहीं आने देते। और लेकिन अगर आपको पाकिस्तान को आगे लाना है तो आपको औरत को जो है वो मर्दों के बराबर लाना होगा। मर्दों के बराबर औरत को लाए बगैर, औरत को हकूक दिए बगैर पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। एनजीओ का मुझे बताएं कितना है, क्योंकि जब एनजीओ कोई केस आता है, कोई इशू होता है या कोई इंसिडेंट होता है तो बड़ा हाईलाइट करती है, लेकिन एनजीओ जो है वो मेरे ख्याल में चीज़ों को ज़्यादा ख़राब नहीं कर देती हैं। वो कैसे? देखिए, आज अगर औरतों का कोई नाम है तो उस नाम की बुनियादी वजह ही जो है वो एक तो औरतें खुद हैं, लेकिन ये इन एनजीओज़ का बहुत रोल। पाकिस्तान का एक बहुत ही रोशन और पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम आसमान जहांगीर, वो भी एक एनजीओ चलाती हैं। अब एनजीओ के आने के बाद जो है ख़ास तौर पे मगरिब
کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس میں ان کا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان جو ہے معاشی طور پر ترقی کرتا ہے تو پاکستان یورپ کی مارکیٹ ہے، ان کے ٹیلی ویژن یہاں زیادہ بکیں گے، ان کے کمپیوٹر یہاں زیادہ بکیں گے، ان کی جو ہے وہ کاریں یہاں زیادہ بکیں گی. وہ اپنی مارکیٹ کو یہاں ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہاں وہ عورتوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک یورپ کا ایک اس طرح سے ایک پازیٹیو ایک کردار ہے این جی اوز کا. اور عورتوں کو اگر آپ نے امپاور نہ کیا تو عورتوں کو اگر آپ اکنامکلی آپ نے آگے نہ لایا تو ترقی نہیں کر سکتا. اگر ایک گھر میں ایک گھر بڑا سادی سی بات، بڑا ایک آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقوق مردہ پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہماری مذہبی اسکالرس کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میری بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں بھی پاکستانی ہوں، اور یہاں پر پنجاب میں ایک قانون بنا کہ گھروں کے اندر عورتوں پہ تشدد نہیں کیا جائے گا. جس گھر میں عورت پر تشدد ہوگا اس گھر کے مرد کو جو ہے تشدد سے روکا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ جب تک مقدمہ چلے گا اس مرد کو اس گھر سے دور رکھا جائے گا، اور دور رکھنے کے لیے اسے ایک الیکٹرانک کڑا پہنایا جائے گا تاکہ وہ عورت اسے خوفزدہ نہ ہو، وہ عورت کے نزدیک نہ جائے. اس پر ہماری مذہبی جماعتیں، خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور دوسرا گروپ بھی، سارے گروپ بھی، اور جماعت اسلامی بھی، انہوں نے احتجاج کیا. سوری ٹو کٹ یو ہے، مجھے کوئی ایک بریک لینی ہے ناظرین. جیسے بریک سے واپس آئیں گے تو انجم صاحب کا جو کامنٹ ہے اس پہ لیں گے اور اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. صاحب تو چکنا چور ہو گئے، ابھی مجھے یہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا تبھی میں سکون قبر میں لے سکوں گا. ویلکم بیک. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ نے ایک مونٹاج دیکھا جس میں ایک آپ کو بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ بیڈ پہ موجود تھا. اس بچے کی عمر بہت 13 سال کے قریب ہے. یہ بچہ محمد احمد اس کا نام ہے، اور 16 دن تک انجم صاحب یہ بیڈ پہ لگا رہا ہے. اور اس کے ناک کے اوپر وہ جو وینٹیلیٹر نہیں ہوتا جس سے آپ سانس لیتے ہیں، اگر آپ اسے اتار دیں تو بچے کی جان جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ مر سکتا ہے. اتنے برے طریقے سے ایک ٹیچر نے اس کو مارا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے نا اب واش روم بھی نہیں جا سکتا. پاکستان میں جو ہے وہ ماں باپ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں جی، پھر اساتذہ تشدد کرتے ہیں، اور پاکستان میں بچوں پر تشدد کو جائز سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی طریقہ ہے بچوں کو راہ راست پہ لانے کا. جبکہ پوری جو مہذب دنیا ہے وہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں اور جو دوسرے تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہاں پر بچے کو مارنا جرم ہے، کیونکہ بچہ بھی پورا انسان ہوتا ہے. بچے کو جب آپ تشدد کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی ڈیمیج ہوتا ہے، اور ذہنی طور پر پھر وہ تشدد پہ اتر آتا ہے. اور آپ کو جو اسٹریٹ کرائم ہے پاکستان میں اس کی ایک وجہ بچوں پہ تشدد بھی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ اساتذہ کے رہنما انتظار چرگری صاحب ہیں، تو کیونکہ یہ ڈائریکٹ اساتذہ سے معاملہ ہے، تو چرگری صاحب جب پاکستان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ بچوں پہ تشدد نہیں کرنا، اس کے باوجود اساتذہ تشدد کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بچوں پر تشدد تو ویسے غیر انسانی فعل ہے، کسی بھی صورت میں قابل قبول عمل نہیں ہے. لیکن یہ قدیم دور سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ والدین نے اور معاشرے نے اسے قابل قبول عمل تسلیم کر لیا ہے. اس لیے تو اسی پر کسی کارن سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. والدین سے بہت کم ہی مزاحمت ہوتی ہے، پھر سول سوسائٹی سے اور بچوں سے تو بالکل ہی نہیں ہوتی، وہ تو سہمے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر جو بھی تشدد ہے وہ ایک غیر انسانی فعل ہے، اور وہ اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے. چلگری صاحب، آپ اساتذہ کے رہنما ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو اساتذہ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں انہیں نوکریوں سے نکالنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا غیر انسانی فعل ہے، اور جو بچہ ہے وہ تو معصوم ہے. میں قطعاً اس طریقے تدریس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ کوئی تشدد سے، کوئی زبردستی سے کسی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اسے تو ذہنی طور پر مفلوج کیا جاتا ہے تشدد کی وجہ سے، وہ بچہ سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آپ کا اپنا تعلق بھی سندھ سے ہے، محمد احمد کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. مجھے بتائیں اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس کیس میں؟ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا کریں گے آپ؟ محمد احمد بھی ہمارا بچہ ہے، اور اس کا جو والد ہے وہ بھی ٹیچر ہے. جو اس کا والد ہے مشوری محمد احمد کا، وہ بھی ٹیچر ہے. اور پھر یہ کیڈٹ کالج کا یہ ایشو ہے. آپ ابھی اس کا میڈیکل بورڈ ہونا ہے، ابھی ہو رہا ہے. ابھی تک میرے خیال میں
ये मीडिया पर उसकी रिपोर्ट नहीं आई, आज मेडिकल बोर्ड बैठ गया है। तो इसी पर एक तो मुतज़ाद इत्तलात आ रही है कि ये तशद्दुद नहीं हुआ, क्योंकि डीसी लाड़काना ने जो रिपोर्ट दी है वो तशद्दुद के अमल पे कहता है कि ये इसका वक़ूअ ही नहीं हुआ है तशद्दुद का, ये कोई बीमारी है। चलगनी साहब, आप असातिज़ा के रहनुमा हैं, आपकी अपना क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि आप स्कूलों को जानते हैं, असातिज़ा सिंध में क्या होता है, खास तौर पे सिंध में क्या हो रहा है सरकारी स्कूलों में? देखो, ये थ्रू आउट पाकिस्तान की एक ही पोजीशन है, सिर्फ ये सिंध की नहीं है कि हम सिंध को फोकस कर लें कि सिंध में ये तशद्दुद हो रहा है। ये जनरली तशद्दुद तो पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सी लहर है जो काबिल मजम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे जो मैंने चीज सुनी है इंतजार साहब, वो था काबिल मजम्मत। फिर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा जी ये कदीम था, चला आ रहा था, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी थी। मुझे आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ना, कोई हस्ती नहीं है। क्या कभी उन्होंने बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आए या कभी कुछ इस तरीके से किया? अंजुम साहब, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी जो उनकी मुझे समझ आई है। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ का, दुनिया में कई मुल्क हैं 2.5 करोड़ से कम आबादी के, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल, उनके ना जाने की जो है वो एक वजह जो है वो स्कूलों में तशद्दुद भी है कि प्राइमरी में इब्तदाई क्लासों में बच्चे दाखिला लेते हैं, लेकिन असातिज़ा, क्योंकि ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा जहाँ पर गरीब बच्चे और कमज़ोर तबकात के बच्चे जो हैं जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ नारवा सलूक होता है, उन पर तशद्दुद होता है, और यहाँ इनरोलमेंट बहुत बड़ी तादाद में होती है। लेकिन प्राइमरी से आगे जब सेकेंडरी स्कूल शुरू होता है तो बच्चे भाग जाते हैं स्कूल से। उसकी बुनियादी वजह बच्चों पर तशद्दुद है। फिर जो तशद्दुद बच्चों के साथ होता है उसको अभी तक पाकिस्तान में जुर्म करार नहीं दिया गया, और माँ बाप तो तशद्दुद को जायज़ समझते हैं। जिस्मानी सजा पे जिस्मानी जो तशद्दुद है, इसके ऊपर हमें सजाएं मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मौजूद हैं इसके ऊपर? आप वालिदैन को सजा नहीं दे सकते, वालिदैन को नहीं, टीचर्स के हवाले से हैं। नहीं, टीचर्स को ऐसा कानून नहीं है कि आपने अगर टीचर ने जो है वो हाँ, अगर इतना डैमेज कर दे, अगर टांग तोड़ दे, सर फाड़ दे, कत्ल कर दे तो उसकी सजा है। लेकिन बच्चे को थप्पड़ मारना, बच्चे को जो है वो स्टिक मारना, बच्चे के हाथ में स्टिक मारना, बच्चे को मुर्गा बनाना, ये सब तशद्दुद की अलामतें हैं और ये बहुत डेंजरस हैं। और बच्चा जो है इससे ज़हनी तौर पर बहुत। खैर, बच्चों के तशद्दुद के हवाले से मैं जाते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे साल में 2016 की अगर हम बात करें 36% इजाफा हुआ है, और सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त है वो माशाल्लाह से पंजाब है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है। मुझे और अंजुम साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।